मुफ्त की रेवड़ी बांटकर आर्थिक संकट में घिर चुकी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब मंदिरों पर नजर गड़ाए हुए है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपनी योजनाओं को चलाने के लिए राज्य के बड़े मंदिरों को पत्र लिखकर उनसे पैसे मांगे हैं। ये पैसे सरकार ने अपनी 2 योजनाओं को देने के लिए आग्रह कहा। भाजपा सरकार ने इसका विरोध किया। कांग्रेस सरकार की भाषा एवं संस्कृति विभाग ने यह पत्र 29 जनवरी 2025 को मंदिर ट्रस्ट को पत्र लिखा था। इसमें मंदिर समितियों से जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का आग्रह किया गया। सरकार की अपील पर जिला अधिकारियों ने मंदिर ट्रस्टों को पत्र जारी किया। पत्र में लिखा गया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना की मदद सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों के ट्रस्ट भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 36 बड़े हिंदू मंदिरों की देखरेख जिला प्रशासन करता है। इन मंदिरों से करोड़ों की आमदनी होती है। हालांकि अपील थी और इन योजनाओं में मदद करना या नहीं करना मंदिर समितियों पर छोड़ दिया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही सुक्खू सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। इसके लिए पात्रता 18 साल से कम आयु है। इसके लिए 1000 रुपए मासिक दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में सरकार ने 6000 बच्चों को गोद लिया और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार सनातन और हिंदू का विरोध करती है, दूसरी तरफ मंदिरों से पैसे लेकर अपनी योजना चलाना चाह रही है। उन्होंने कहा अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि मंदिरों से पैसा लेकर सरकार को जल्दी भेजा जाए। उन्होंने लोगों से भी इसका विरोध करने की अपील की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 36 मंदिर सरकार के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे धनवान मंदिर ऊना जिले का मां चिंतापूर्णी मंदिर है। इस मंदिर के खजाने में 1 अरब रुपए की बैंक एफडी और 1098 किलोग्राम से अधिक सोना एवं 72,000 किलोग्राम चांदी है। बिलासपुर में स्थित शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर के पास 11 करोड़ रुपए नगद और 58 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक एफडी है। इसके अलावा नैना देवी मंदिर शक्तिपीठ में 1080 किलोग्राम सोना और 72,000 किलोग्राम से ज्यादा चांदी है। इसके अलावा कई अन्य शक्तिपीठों में भी अरबों रुपए की संपत्ति और हजारों किलोग्राम सोना चांदी है। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियंत्रक पूर्व महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट उजागर की, जिसमें कई तरह की खामियों को उजागर किया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे पर आई सीएजी की रिपोर्ट में आप सरकार के दौरान फंड के कम इस्तेमाल और कोरोना महामारी के कुप्रबंधन को उजागर किया गया। इससे पहले शराब को लेकर सीएजी रिपोर्ट पर भी अरविंद केजरीवाल पर खेला जा रहा है। अब भाजपा को आक्रामकता का एक और मौका मिल गया है। 255 पन्नों की इस रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में कई गंभीर खामियां हैं, जिनमें स्टाफ की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता, अधूरी स्वास्थ्य परियोजनाएं और वित्तीय कुप्रबंधन शामिल है। इसमें मोहल्ला क्लिनिक में भी कई तरह की अव्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार को कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने 787.91 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। इनमें से 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि अलग अलग संस्थानों में स्टाफ की कमी है, मरीजों की देखभाल में कई कमियां हैं, जैसे कि अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की कमी, दवाओं के वितरण में देरी होती है, जांच और सर्जरी के लिए मरीजों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। राज्य और केंद्र सरकार के फंड से चल रहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि 21 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है, 15 में पावर बैकअप नहीं, 6 में जांच के लिए कोई टेबल नहीं और 12 दिव्यांगजनों के लिए उचित नहीं है। इसी तरह की स्थिति आयुष डिस्पेंसरी में है, जिन 49 की जांच की गई उनमें से 17 में पावर बैकअप नहीं थे, 7 में कोई टॉयलेट और 14 में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि मानव संसाधन के लिए जारी धन के बड़े हिस्से को खर्च नहीं किया गया, हेल्थ स्टाफ को उचित वेतन नहीं दिया गया और कम संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की गई। इस काम के लिए आवंटित 52 करोड़ में से 30.52 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। दवाओं और पीपीई किट के लिए 119.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिनमें से 83.14 करोड़ ही खर्च हुए। 3 ही अस्पताल बने, 32,000 का वादा था पर 1357 बेड ही लगे। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पतालों में बेड की अत्यधिक मांग के बावजूद 1357 नए बेड ही जोड़े जा सके, जबकि वित्तीय वर्ष 2016 से 2020-21 तक के बजट में वादा 32,000 बिस्तरों का था। रिपोर्ट में कहा गया कि आप सरकार के दौरान केवल 3 नए अस्पताल बनाए जा सके और इन पर टेंडर राशि के मुकाबले कहीं अधिक खर्च हुआ।
दिल्ली की सीएम ने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के बाद एक्स पर लिखा कि इसने केजरीवाल सरकार की असलियतता को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता के किए गए संकल्प को पूरा करते हुए विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सदन के समक्ष दूसरी सीएजी रिपोर्ट ऑडिट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट ने न केवल केजरीवाल सरकार की असलियतता को उजागर किया, बल्कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को भी बेनकाब कर दिया। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब करीब है। वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल जून में खत्म हो चुका था, लेकिन चुनावों के चलते उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंथन प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। भाजपा के नेताओं और जानकारों के अनुसार कुछ संभावित नामों की सूची तैयार की जा चुकी है, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम भी हैं, जिनमें से स्मृति ईरानी का नाम सबसे प्रमुख है। अब तक भाजपा में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रही है। हालांकि हाल ही में महिलाओं के वोट बैंक को लेकर पार्टी की रणनीति ने यह संकेत दिए कि अगला अध्यक्ष महिला भी हो सकती है। खासकर राज्य विधानसभा चुनाव में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को देखकर पार्टी नेतृत्व महिलाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बने रहने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए स्मृति ईरानी को एक मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। उनकी सख्त छवि, चुनावी रणनीति और राहुल गांधी को हराने की उनकी विशेष पहचान पार्टी के लिए फायदेमंद साबित भी हो सकती है। इसके अलावा स्मृति ईरानी एक बेहतरीन वक्ता भी हैं और राजनीति में उनका अनुभव भी उल्लेखनीय है। यही कारण है कि वो भाजपा अध्यक्ष पद के लिए एक बेहतरीन विकल्प मानी जा रही हैं। भाजपा के लिए दक्षिण भारत एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। बीते 20 सालों से दक्षिण भारतीय नेताओं को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन अब पार्टी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए एक साउथ इंडिया से नेता को अध्यक्ष बनाने का विचार भी कर रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी को लगता है कि एक दक्षिण भारतीय नेता भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। भाजपा एक ऐसा नेता चाहती है जो संगठन को मजबूत करने में सक्षम हो, चुनावी रणनीतियों में निपुण हो और संघ के साथ गहरी नजदीकी रखता हो। अगले 3 सालों में पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है जो इन चुनावों में भाजपा को मजबूती से लीड कर सके। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भीतर नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि इस चर्चा में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की सख्त जरूरत है कि वो अपने नेतृत्व में एक ऐसा चेहरा सामने लाए जो पार्टी को हर क्षेत्र में मजबूती दे सके और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार कर सके। पंजाब में फर्जी विभाग के बाद फर्जी आदेश का मामला प्रकाश में आया। पता चला कि सोशल मीडिया पर अधिकारियों के ट्रांसफर का एक आदेश वायरल हुआ। इस आदेश अनुसार 57 क्लर्क्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारों को तबादला होना था। अधिकारियों ने इसे देखा तो बिना किसी औपचारिक प्रति के इसे लागू करना शुरू भी कर दिया और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी हो गए। आदेश के फर्जी होने का खुलासा तब हुआ जब स्कूल विभाग के निदेशक को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया और बताया कि वो लोग जिस आदेश के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऑर्डर ही फर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश आएगा तो उसके लिए बाकायदा मेल भेजा जाएगा। पंजाब में हैरान कर देने वाला मामला पिछले दिनों सामने आया था। पंजाब की भगवंत मान सरकार में पिछले 20 महीने में मंत्री के रूप में काम करने वाले कुलदीप धालीवाल जिस मंत्रालय का काम देख रहे थे वो विभाग अस्तित्व में ही नहीं था, जिसको लेकर सरकार उनकी और मान सरकार की खूब किरकिरी हुई। अब इसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि एक फर्जी ऑर्डर की वजह से 57 क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारी के कार्य से जुड़े कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया। इस वजह से पंजाब सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी सरकारी आदेश के बाद उनकी औपचारिकता के लिए आदेश की प्रति विभाग को जिला स्तर पर दी जाती है, लेकिन पंजाब में अधिकारियों में बिना औपचारिक आदेश कॉपी के ही ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उस आदेश को फिर से शेयर किया जाने लगा और मामला तूल पकड़ लिया। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तब शिक्षा विभाग के निदेशक को इसकी जानकारी मिली। स्थिति ऐसी हो गई कि आनंद फानन में शिक्षा निदेशक ने लेटर जारी कर बताया कि आप सभी जिला आदेश के नाम पर कर्मचारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आदेश ही फर्जी है। इस तरह का कोई आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया। बीते बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस बात की जानकारी दी कि फर्जी ऑर्डर के आधार पर कुछ जगहों के जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के अधिकारियों का नए स्थानों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इस जानकारी को साझा होने के बाद शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों को बताया गया कि फिलहाल कोई ट्रांसफर आदेश हुआ ही नहीं है, ऐसे में कोई भी कार्रवाई सही नहीं, आप कार्रवाई ना करें। इसके बाद विभाग की ओर से बताया गया कि जब कोई आदेश जारी होता है तो उसके लिए शासन की ओर से मेल जारी किया जाता है, ऐसे में कहीं और से जारी किए गए आदेश पर भरोसा ना करें। फर्जी आदेश के आधार पर विभाग में हलचल मच गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों ने इस तरह किसी भी आदेश के जारी होने की पुष्टि क्यों नहीं की।